हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज की इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, अभी तक जो भी पढ़ाया गया आप उसको प्रॉपर समझ रहे होंगे। आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैम हम PYQ क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लेक्चर्स के साथ इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एक मोटिव था कि लेक्चर्स को समझ लीजिए, इसके बाद हम कुछ लेक्चर्स में अपना PYQ को हम यहाँ पर मेंस में समझ लेंगे, ताकि एक प्रॉपर वे में हम चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि उसमें लेक्चर में क्या होता है, मटेरियल के साथ में थोड़ा क्विक समझाना पड़ता है। इसमें सेपरेटली समझेंगे तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए, ये पहला पार्ट है, अभी पहला लेक्चर है आपका MCQ का, आई मीन PYQ का। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और सबसे पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो भी आपको पढ़ाया है मैंने, वो सारे लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी पर बेस्ड मैं यहाँ पर PYQ लेकर आई हूँ, ताकि आपको समझने में कोई आपत्ति ना हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सारे PDF इत्यादि मिल जाएंगे आपको। जो भी अभी तक पढ़ाया उस वीडियो के सारे लिंक मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो, आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? यानी कि आधुनिक भारत में क्या आप सोचते हैं कि विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो विवाह क्या है? एक संस्कार। देखिए, जब हमने टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में, भारतीय समाज की विशेषताओं के अंतर्गत हमने विवाह को पढ़ा था कि विवाह जो है हमारे भारतीय समाज में 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है, और बहुत ही पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है। क्योंकि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुमूल्य जो है संस्था के रूप में इसको समझा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है परिवार की एक कड़ी आगे बढ़ती है, और उसमें आने वाली जनरेशन को जन्म देने की जो एक राइट क्राइटेरिया है, उसको विवाह के रूप में संपन्न किया जाता है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर क्या समझना है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत में क्या विवाह संस्कार जो है वो धीरे धीरे मूल खोता जा रहा है। तो विवाह एक संस्कार के रूप में हमें फोकस करना है, इसके हमें प्रभाव बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव बताना है कि आज के समय में क्या सच में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें बताना है कि विवाह क्या होता है। तो विवाह जैसे आप लिख सकते हैं कि प्रस्तावना की अगर हम बात करें, प्रस्तावना आपका 10% होना चाहिए, मेन बॉडी आपका 80% होना चाहिए, और 10% आपका कॉन्क्लूजन होना चाहिए किसी भी प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना है प्रस्तावना। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आपका ये आंसर, सबसे पहले हमें क्या बताना है, प्रस्तावना को बताना है। तो प्रस्तावना में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि विवाह जो है वो दो व्यक्तियों के बीच एक धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध है। धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध मतलब, यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या है कि धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त, यानी कि समाज में सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध है। यानी कि हमारे समाज में विवाह को एक संस्कार के रूप में मान्यता मिली, उसको वैलिड करता है। और धार्मिक कि कहीं ना कहीं हमारी कई विभिन्न प्रकार के धर्मों से लिप्त एक संस्था है ये, जिसमें हम परिवार को बढ़ाने के लिए एक औचित्यपूर्ण रूप से इसको जो है समाज में एक सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, जो उन लोगों के मध्य उनके और किसी भी परिणामिक जैविक या फिर गोद लेने वाले बच्चों या समाधियों के मध्य दायित्वों और अधिकारों की स्थापना करता है। यानी कि विवाह का मतलब है कि शादी मानव समाज की एक महत्वपूर्ण प्रथा है, और समाज शास्त्रीय, ये क्या है, समाज शास्त्रीय संस्था है। घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इसका पूरा PDF मिलेगा, जिसमें पूरा आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग उसको प्रॉपर फॉर्मेट में दिया गया है। तो सामाजिक संस्था के रूप में है, और ये समाज को बनाने वाली सर्वाधिक छोटी इकाई परिवार का एक मूल होता है, क्या, विवाह। ठीक है, तो प्रस्तावना में आप कुछ इस तरह की चीज़ों को लिख के इसके बाद आप मेन बॉडी पर आ सकते हैं। जैसे कहते हैं कि विवाह का महत्व जो है वो किन किन कारणों से है, तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, विवाह का जो महत्व है। ठीक है, विवाह का महत्व किन किन कारणों से है, इसका आपको वो भी मिलेगा, PDF भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि आपको समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन को पढ़ के समझना कैसे है। तो विवाह का महत्व किन किन कारणों से, जैसे कि संतान उत्पत्ति हो गया, पालन पोषण करने की वजह से है, यौन संतुष्टि प्रदान करना, या हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित संबंधों को व्यवस्थित रूप से समझना, या संबंधों में स्थायित्व स्थापित करना, सांस्कृतिक निरंतरता करना, या फिर परिवार का निर्माण करना, आर्थिक सहयोग करना, या हमारी कल्चरल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें आपसी सह संबंध निभाना। और कहते हैं कि परिवार में
जो है परिवार किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होती है, और इस परिवार में पहली पाठशाला में विवाह आप देखेंगे कि जो बच्चों को एक सही शिक्षा देता है, परिवार निर्माण की एक नई पद्धति जो है उपस्थित करता है हमारे समक्ष। ठीक है, तो ये सारे क्या है, विवाह के महत्वपूर्ण जो हैं वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा पालन पोषण हो गया, संतानोत्पत्ति हो गया, परिवार का निर्माण करना, आर्थिक सहयोग करना, ठीक है, संबंधों में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर आना। अब आज के समय में क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका, हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि परिवार जो है आधुनिक भारत में विवाह जो है एक संस्कार के रूप में आज के समय पे अपना मूल्य खोता जा रहा है। तो इसमें क्या कारण है, क्या परिवर्तन देखे गए हैं आज के समय में, जैसे विवाह का स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, विवाह का क्या हो रहा है, स्वरूप बदल रहा है। कैसे, आप समझिए, जैसे आधुनिक समय में क्या हो रहा है, नए नए विचार आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब लोग क्या होने लगे कि विवाह की जो विवाह की जो डिमांड है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गई। पहले होता था कि परिवार को लेकर एक विवाह का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से जैसे विवाह किया जा रहा है, सिर्फ खुद को सोचकर उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, पहले होता था कि जैसे मेल फीमेल की बात होती थी विवाह को लेकर। ठीक है, इसको ओपन माइंड से समझिएगा। तो पहले एक ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन थर्ड जेंडर का ये कॉन्सेप्ट जब से हमारे समक्ष आया था पहले भी, पर अब हमारे समक्ष जो LGBTQ+ का जो स्वरूप आया है, तो ये जो है समान लिंग विवाह, एकल विवाह, इन सब का विकास हुआ, तो विवाह का एक स्वरूप बदला है। तो ये कहीं ना कहीं विवाह का जो एक पवित्र मूल है वो खोता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके विवाह को तो आज भी हमारे समाज में मान्यता नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक विवाह का बदलता हुआ स्वरूप है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जैसे आधुनिक समय में क्या होता है कि जैसे हम आधुनिक समय में विवाह क्या है, विकल्प के रूप में। तो विकल्प के रूप में विवाह का मतलब यहाँ पर विकल्प के रूप में विवाह क्या, अब बहुत से लोग होता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो मैरिज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आधुनिक जो कल्चर है उसमें पारंपरिक विवाह का को अब क्या कहते हैं, गोपनीयता की हानि हो रही है और व्यक्तिगत विकास की कमी को भी दिखाता है, और जो युवाओं में, यूथ में एक ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में विवाह का स्वरूप दिखाता है। लेकिन हमारे समाज में इसको संस्कारों के रूप में माना जाता है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद शादी का जो उद्देश्य है वो बदल गया। जैसे शादी का उद्देश्य क्या बदला है, शादी का उद्देश्य क्या बदला है, आप उसको समझेंगे। जैसे पहले होता था कि नहीं, शादी करनी है, एक फैमिली क्रिएट करनी है, सबको साथ लेके चलना है, पर अब ऐसा नहीं है। पहले होता था कि परिवार को मद्देनज़र रखते हुए दो परिवार का मिलन होता था, तब शादी एंड ऑल होती थी। अब ये होता है कि शादी करनी, हमको सेपरेट रहना है या इंडिविजुअल रहना है, या न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ से जन्म लेता है। ठीक है, अब इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं कि अगर चली तो चली शादी, नहीं चली तो नहीं चली, तो इतना भावनात्मक उद्देश्य को लेकर इसमें शादी का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे समाज में खोता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि और भी चीज़ें, जैसे और को क्या पॉइंट इसमें मैटर करते हैं, जैसे कि आधुनिक समय में जैसे हमने कहा कि विकल्प के रूप में आ गया है। शादी का बदलता उद्देश्य है कि जो बहुत ज़्यादातर लोग हैं जो साथी या फिर भावनात्मक समर्थन या समझ के लिए शादी करते हैं। ठीक है, अब धार्मिक महत्व में गिरावट इसमें आती जा रही है। इसका कहने का मतलब क्या, धार्मिक महत्व में गिरावट आती जा रही है, धार्मिक महत्व में गिरावट आती जा रही है इसमें विवाह के संदर्भ में। तो पिछले कुछ दशकों के दौरान देखा है कुछ मामलों में धार्मिक महत्व में गिरावट देखी गई, जैसे कि कोर्ट मैरिज। ठीक है, अब बहुत से पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, स्पेशली अगर हम उनकी बात करें, तो वो भी अब कोर्ट मैरिज में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या, जैसे कोविड-19 के टाइम में आपने देखा था बहुत शोशाबाजी नहीं हो रही थी शादी में, तो अब जो है दिखावे की शादी बहुत होने लगी है। दिखावे की शादियां जो हैं वो बहुत होती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग इससे बचने लगे, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो बहुत शोशाबाजी कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास उतना पैसा नहीं है तो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं, तो उसको कोर्ट मैरिज में भी कन्वर्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व जो एक रीति रिवाजों से शादी का प्रचलन था, उसने कोर्ट मैरिज ने वो स्पेस ले लिया है। और आज के समय पे बदलता स्वरूप विवाह में क्या दिखता है, जैसे कि डिवोर्स। ठीक है, डिवोर्स बहुत देखते हैं, केसेस देखते हैं, अलगाव रहने की बात बहुत करते हैं। तो ये ना जैसे आप देखेंगे मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सेलिब्रिटीज़ में आप देखेंगे कि इस तरह का कल्चर बहुत है कि नहीं चल रही हैं चीज़ें तो डिवोर्स ले लो, या फिर अगर महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है या महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ जो है विवाह प्रणाली में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। इसमें होता है कि जो कुछ लड़कियां होती हैं जैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, तो उनको लगता है कि अगर नहीं बन रही तो चलो अलग हो जाते हैं। तो लड़कों का भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं होता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी मुझे लगता है कि
पहले जब संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, जो आज भी हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं है, तो संयुक्त परिवार इसमें बहुत मदद करता है इन अ पॉजिटिव वे कि इस तरह के कोई कलेश या कोई चीज़ आपस में दो पर्सन के बीच में होता तो कहीं ना कहीं उनका इसमें सहभागिता होती, जिसके कारण वो इतना बड़ा डिसीजन लेने से बचते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिवोर्स के केसेस भी बहुत सारे देखने को मिले। ऐसा नहीं कि संयुक्त परिवार में नहीं है, उसमें भी है, पर ज़्यादातर होता है कि अकेले रहने में क्लैशेस बहुत होते हैं और समझाने के लिए कोई मध्यम मार्ग नहीं होता, जिसकी वजह से डिवोर्स के केसेस बहुत आते हैं। ठीक है, तो क्या है, आधुनिक विवाह प्रणाली जो है वो अब इतनी सख्ती से पवित्र नहीं रह गई। भारत में जैसे हमने देखा डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत बार क्या अब आधुनिक समय में कह रहा, हमारा ये प्रश्न क्या कह रहा था कि क्या स्वरूप बदल रहा है, तो बिल्कुल बदल रहा है। अब जीवन साथी का जो चयन है, ठीक है, जीवन साथी का चयन है, पहले होता था कि परिवार मिलकर करता था। ठीक है, अब क्या खुद से हम उसका इंडिविजुअली चयन कर लेते हैं, या फिर हम डेटिंग ऐप से भी, आप देखते होंगे आजकल बड़ा प्रचलन बना हुआ डेटिंग ऐप हो गया, ये मैट्रिमोनियल वैवाहिक जिसको कहते हैं, वैवाहिक साइटों से जो है लोगों को चयन करते हैं, लेकिन इसमें बहुत फ्रॉड भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि स्वतंत्र रूप से उनका चयन करते हैं, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि भाई आप स्वतंत्र है अपना इंडिविजुअल पार्टनर चूज़ करने के लिए। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी मैरिड होते हैं, इसके बावजूद भी अपना साइट पे जो है डाटा वगैरह कलेक्ट कर देते हैं फॉर द फन एंड ऑल। ठीक है, तो आधुनिक समय में विवाह का जो एक स्वरूप है वो इन कारणों से भी बदलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, विवाह की आयु में वृद्धि, अब विवाह की आयु में वृद्धि, इसको समझिए, विवाह की आयु में वृद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जो है अपने प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए धीरे धीरे एज जो है ज़्यादा बढ़ जाती, 30+ हो जाती, तब वो शादी करने में बिलीव करते। तो कहीं ना कहीं फिर इसके बाद क्या होता है कि चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लड़कियां इसमें पॉजिटिव देखें तो लड़कियां जो है पर्याप्त शिक्षा ग्रहण करती हैं, उनको आर्थिक अवसर मिल जाते हैं, इसलिए विवाह की आयु में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है, स्पेशली अगर हम इस जोन में देखें। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि कहीं ना कहीं फिर उनका समाज में जो है विवाह पद्धति से एक मोह उठता चला जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो उनको लगता है कि वो इतने केसेस पॉजिटिव और नेगेटिव देख चुके होते हैं, तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा एक मोनोटोनस होने लगता है चीज़ों में। ठीक है, विवाह की वांछनीयता की बात करें तो इसमें थोड़ी गिरावट आई है। जैसे अब विवाह जो है पूर्व यौन संबंध वर्जित नहीं रह गया, एकल पालन पोषण की अवधारणा पर आधारित हो गया। तो पहले होता था कि विवाह का मतलब यौन संबंधों को निर्धारित करने के लिए, या कह सकते हैं परिवार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से होता था। लेकिन अब विवाह पूर्व ये सब चीज़ें होने लगी, तो विवाह का इतना महत्व उनके नज़रों में नहीं रह गया। ठीक है, एक तो ये हो गया आस्पेक्ट कि हमने देखा कि बदलते समय में किस प्रकार से हमने देखा कि जो है कि विवाह अपना पवित्र मूल खोता जा रहा है, क्योंकि ये कारण है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूल खोता ही जा रहा है, विवाह अभी भी कहीं ना कहीं पवित्र तो है ही। ठीक है, पर्याप्त महत्व तो रखता ही, जैसे धार्मिक परंपराएं, तो अभी भी कुछ प्रमुख परंपराएं हैं जो भारत में व्यवस्थित विवाह धार्मिक परंपरा में बहुत ज़्यादा गहराई से बैठी हुई है। जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम विवाह की जो पवित्रता है उस पर जो जोड़ देते हैं ना, तो हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह में भी आप देखेंगे, सिख विवाह में भी कई सारे पद्धतियां हैं अपने विवाह की सुरक्षा और एकजुटता प्रदान करता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है विवाह का कि जो आज भी बना हुआ है वो ये है कि देखेंगे कि सुरक्षा एकजुटता, जब विवाह जो है एक मजबूत भावना प्रदान करता है परिवार के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा विवाह संस्था को भावनात्मक समाधान के रूप में, एक साधन के रूप में माना जाता है, और बच्चों के पालन पोषण के लिए एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब सेपरेशन के बाद बच्चों की क्या कंडीशन होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या बच्चों पे ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ आप देखेंगे, जैसे ये सब आपने मेन बॉडी में लिखा, फिर आप निष्कर्ष पे अगर आएंगे तो निष्कर्ष में भी आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं कि भारत में विवाह की गतिशीलता विकसित हो रही है समय के साथ साथ, और ये संस्था अपने आप में एक पर्याप्त महत्व भी रखती है, और ये धार्मिक परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है। ठीक है, इसमें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, पारिवारिक जीवन, बच्चे के पालन पोषण के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। बदलते पैटर्न और दृष्टिकोण के बावजूद भी विवाह जो है केवल एक नागरिक कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पवित्र और मूल्यवान संस्था भी बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा कि आपसे विचार मांग रहा है कि आप सोचते हैं कि आधुनिक समाज में जो है हमारा विवाह संस्कार धीरे धीरे अपना मूल खोता जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको हाँ लिख देना कि हाँ ऐसा ही है, नहीं, आपको दोनों पहलू देने और एक पॉजिटिव उस पर एंड पे आकर आपको अपना आंसर ख़त्म करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन और मूल्यांकन करना है।
तो हमें बताना है सेम कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया है वो पहले तो कहाँ से आया, ठीक है। कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमारे समक्ष दिखाई देता है, ठीक है। कोविड-19 की जब ये लहर आई, प्रकोप आया, तो ये पैंडेमिक के टाइम पर जो है एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट हमारे समक्ष आया वर्क फ्रॉम होम का। तो उसको करने के लिए व्यापक स्तर पर लोग जागरूक हुए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने और उन्हें बनाए रखने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लाया गया, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ये प्रश्न आपसे 150 शब्दों में पूछा गया, 10 अंक का प्रश्न है, यूपीएससी ने 2022 में पूछा था। देखिए अब प्रश्नों की जो एक प्रकृति है ना वो नहीं रह गई है, स्पेशली अगर यूपीएससी की बात करें कि भाई इसको परिभाषित करिए या फिर इसकी विशेषताओं को संदर्भित करिए, जबकि जो हाल फिलहाल में आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, सोसाइटी क्या है, कोई रटा रटाया विषय नहीं है, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उसी से प्रश्न बनेगा, है ना। तो 2022 में प्रश्न पूछा गया है आपसे लास्ट ईयर में। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि हमें बताना है कि भाई इसके दोनों चीज़ें हैं। देखिए पहले तो हमें बताना है आंसर में, ये आंसर 2 है आपका, कि कोविड-19 के दौरान जो है, कोविड-19 के दौरान ये कॉन्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम का आपके समक्ष आता है और देश में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया वर्क फ्रॉम होम का। तो ये एकमात्र व्यवहार विकल्प था, ठीक है। मेन बॉडी अगर हम आएंगे, मेन बॉडी पे अगर हम आएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे वर्क फ्रॉम होम के पारिवारिक संबंधों पर क्या असर पड़ा, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे, कुछ लोग चाहें तो साथ में बता सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या है, वही सेम नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको इसमें बताने, क्योंकि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा था ना कि हर विषय पे नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, पर कोविड-19 का वर्क फ्रॉम होम का कल्चर को लेकर हो सकता है। तो सकारात्मक प्रभाव में अगर हम बात करें, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसे पारिवारिक समय में वृद्धि। देखिए वर्क फ्रॉम होम का जब कल्चर आया कोविड-19 के दौरान, तो कैसे हम सब परिवार में एक साथ रहते थे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम हमने एक साथ आपस में लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ बिताया था, है ना। उनसे बातें करते थे, अपने बुजुर्गों के साथ बातें करते थे, अपने माता पिता को समझने का प्रयास करते थे, इत्यादि चीज़ों का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें आवागमन से तनाव का, अब जैसे बहुत बार होता था कि ट्रैफिक एंड ऑल, डेली ऑफिस जाना, ट्रैफिक को फेस करना, उतना प्रेशर फील करना, तो वो डेली आवागमन को समाप्त किया, वो प्रेशर, वो थकान हो जाती थी, तो उसको कहीं ना कहीं कम दिया, आरामदायक बनाया वर्क फ्रॉम होम ने, ठीक है। थोड़ा सा लचीला या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्ट शेड्यूल जो है, स्केड्यूल हमने देखा कि हमारे समक्ष आता है कि अब हम, जैसे कि होता था टाइमिंग 9 बजे से 6 बजे का, मान लीजिए किसी का ऑफिस का टाइमिंग है, ठीक है। भले ही हम लैपटॉप ऑन करके छोड़ दिया, हमारा काम चल रहा है, हम उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन डेली ऑफिस जाने में तो भाई ये प्रोसेस हमें थोड़ा सुबह से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। बच्चों की उचित देखभाल, अब यहाँ पर बच्चों की और बुज़ुर्गों की, वृद्धों की जो है यहाँ पर उचित देखभाल हो पाती थी। जैसे जो हस्बैंड वाइफ अगर ऑफिस चले जाते थे, उनके पीछे अगर हम देखें बुज़ुर्ग नहीं है, तो बच्चों के लिए उनको जो है आया को रखना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उनका पूरा फोकस बच्चे आया से सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इससे क्या है, बच्चे साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ चीज़ें सीख रहे हैं, उन्हें प्रॉपर टाइम पेरेंट्स दे रहे हैं। वहीं वृद्धों की पूरी देखभाल होती है जब वो ऑफिस जाते हैं या अपने कामों में लिप्त होते हैं। तो अब वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया, उन्हें पूरा समय देना शुरू किया, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, और माता पिता और बच्चे और बुजुर्गों के बीच एक अच्छा संबंध वहाँ पर बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, एक सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। अगर हम बात करें नकारात्मक प्रभाव की, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भी तो बहुत बड़ा है भाई, हिंसा की बात करें, चाहे गरीबी की बात करें, तो वर्क फ्रॉम होम के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ज़्यादा फैलाना नहीं है कि हम गरीबी के संदर्भ में कोविड-19 लिख दें, हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कोविड-19 लिख दें, है ना, कोविड-19 के संदर्भ में ये लिखते हैं कोविड-19 का महिला पे हिंसात्मक प्रभाव। तो यह वर्क फ्रॉम होम का परिवार के संदर्भ में मात्र पूछा है, तो हमें उस पर फोकस रखना है, ठीक है। ये नहीं कि हम भटकाव कर दें अपने प्रश्न में, तो भटकाव करेंगे तो क्वेश्चन बिखर जाएगा। जैसे नकारात्मक प्रभाव में क्या, परिवार में विवाद होना शुरू है। अब क्या होता था कि परिवार में विवाद होना शुरू है, पहले होता था कि लोग ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, परिवार में विवाद होना चाहिए, कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, कुछ लोग घर पे रह रहे हैं, तो एक संतुलन बना हुआ था। फिर जब सभी लोग घर पे ही काम करना शुरू किया, अब मान लीजिए कोई काम कर रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, वहाँ पर शोर हो रहा है घर पे, तो कहीं ना कहीं आपस में अनबन होना शुरू हुआ। अब जॉइंट फैमिलीज़ की अगर बात करें तो उसमें तो ज़्यादा ये इश्यूज़ देखने को मिले होंगे, क्योंकि बड़ी फैमिलीज़ में क्या होता है, फिर उस हिसाब से मैनेज करना। मान लीजिए आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं,
सेकंड पर्सन को भी उसी वक्त लैपटॉप चाहिए, तो आप उसे मना नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों में जो है मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। एक साथ काफ़ी इंटरनेट पर लोड पड़ रहा है, क्योंकि अब घर पे सब लोग हैं, अब इंटरनेट सब यूज़ करें, तो उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और आपका ऑफिस वर्क हार्म होने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना परिवार में विवाद पैदा करती हैं। या फिर घर पे जब पूरे दिन आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई एक ही दो व्यक्ति पता चले काम में लग रहा है, बाकी पूरा परिवार खा रहा है बैठ के, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न होते हैं कि भाई हम क्यों पूरा दिन करें। क्योंकि पहले तो ये होता था कि आप ऑफिस जा रहे हैं, अब तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो क्यों नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से परिवार में छोटे छोटे विवाद उत्पन्न होने लगे। ठीक है, तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। जब पति पत्नी घर से बाहर निकले और बिना लंबे समय तक एक साथ समय बिताने लगे, तो उनके बीच विवादों की संभावनाएं बहुत बढ़ने लगी, जिससे पहले से तनावपूर्ण रहे और वैवाहिक संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे उसमें। ठीक है, क्योंकि पहले होता था कि एक व्यक्ति घर पे है, सेम एक व्यक्ति काम करने जा रहा है, अब दोनों घर पे हैं, तो ये लगता है कि अब बीच में अनबन होना शुरू होती, कि क्लैशेस होने शुरू होते हैं, मनमुटाव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो रहा है। आप इतने महीनों से घर में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही। बहुत से लोग ऐसा तो ना कि वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम उस वक्त बेरोजगार हो गए होंगे, तो उनकी मानसिक दशा और दिशा ने जो है एक घर में हिंसा का माहौल, वातावरण व्याप्त किया होगा, क्रिएट किया होगा। ठीक है, अब घरेलू हिंसा और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, जब हमने देखा कि घरेलू हिंसा, ये बहुत ज़्यादा इसमें क्राइम बढ़ा था, घरेलू हिंसा और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहाँ पर देखा है कि अपनी नौकरियाँ खो दी थी, जिसके कारण उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया। ठीक है, तो इसमें देखा गया था कि जब ये घर पे रहते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो कार्य का प्रेशर भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है। तो परिवार एक ही कार्यस्थल पर होता था। ठीक है, जिससे पति पत्नी और बच्चों के कार्य जो संबंध है वो कुंठा निकालने की संभावना बढ़ गई। तो बताते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान एक घरेलू हिंसा की शिकायतों में देखा कि कम से कम 2.5 गुना वृद्धि हो गई थी उस दौरान। ठीक है, 2.5 गुना वृद्धि उस वक्त देखी गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, इसका आपको मिल जाएगा फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी से है कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, पर भारत में ग्रामीण संरचना पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वैश्वीकरण को समझाना, ये हमने टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, फिर ग्रामीण संरचना पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये दो चीज़ों को स्पेसिफिकली। अब प्रभाव बच्चों मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं पॉजिटिव ही इफेक्ट दिखेगा, खाली नेगेटिव इफेक्ट भी दिखता है ना, तो यहाँ पर वो समझाना है हमें। देखिए, अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को कैसे लिखना है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लिखेंगे कि भाई अब कह रहा है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए भारत में ग्रामीण संरचना। तो पहला पॉइंट आपका प्रस्तावना में ये होना चाहिए, दूसरा आपका मेन बॉडी में होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसके बाद आपका कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन को डिवाइड करना है कि उसकी डिमांड क्या है। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि भूमंडलीकरण क्या है, कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया को इंगित करता है जिसमें व्यापार के एक वैश्विक नेटवर्क यानी कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ट्रेड, संचार, इमिग्रेशन, ठीक है, और परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों का एकीकरण हो गया। और हाल ही में भूमंडलीकरण को मुख्यतः भविष्य के आर्थिक पक्षों जैसे व्यापार, फॉरेन डायरेक्ट देखिए प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, इसका केंद्रित कर देखा जाता है। और आज भूमंडलीकरण के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं, किसी न किसी रूप में इसका प्रभाव सभी देशों पर दिखाई देता है। बात करें भारतीय लोगों की, तो इसके जीवन, संस्कृति, रुचि, फैशन, प्राथमिकता आदि पर भूमंडलीकरण का प्रभाव दिखाई देता है। बट प्रश्न हमसे कह रहा है ग्रामीण संरचना पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ग्रामीण संरचना पे हमें स्पेसिफिकली जंप करना है और बताना है कि ग्रामीण संरचना पे इसका क्या प्रभाव। हालांकि इसके प्रभाव तो कई तरीके से पढ़े हैं, हमने अपनी आंसर उसमें लेक्चर में भी देखा, लेकिन हमें यहाँ पर समझना है मेन बॉडी की, हमें बताना है कि उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए भूमंडलीकरण, ठीक है, भूमंडलीकरण को हम परिभाषित करेंगे किसमें, प्रस्तावना में। ठीक है, हम यहाँ पर इंट्रो में भूमंडलीकरण को दे देंगे। इसके बाद मेन बॉडी में जब हम आएंगे तो हम किस तरह से चीज़ों को लिखेंगे, जैसे हम बताएंगे कि भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है वो शिक्षित और पहले से समृद्ध लोगों के लिए और अधिक फायदेमंद रही है। बात करें ग्रामीण संरचना की, तो ग्रामीण अवसंरचना पे पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा निवेश हुआ है, पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा निवेश देखने को मिला है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि भारत निर्माण योजना के क्रियान्वयन से ज़्यादातर आप देखते हैं विद्युतीकरण, सड़क, पेयजल, ग्रामीण आवासों में काफ़ी ज़्यादा एक दशक में व्यापक वृद्धि हुई है।
ग्रामीण रोजगार में अगर बात करें तो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का भी लाभ ग्रामीण मजदूरों और वहाँ की गरीबों की गरीबी के साथ स्थायी परिसंपत्तियों के विकास के लिए भी हुआ है। ठीक है, सामाजिक संरचना की बात करें तो इसमें सूचना प्रबंधन का व्यापक प्रभाव पड़ा। बढ़ते मोबाइल इंटरनेट ने जो गांव के लोग हैं ना, उनका जीवन स्तर शैली में काफ़ी बदलाव लाया है, उनको शहरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। उपभोक्तावाद वहाँ पर बढ़ा है, कंज्यूमिंग पर उन्होंने बहुत ध्यान देना शुरू किया है। अगर हम सामाजिक संरचना की बात करें, ठीक है, आर्थिक अवसंरचना में देखेंगे जैसे पशुधन हो गया, कृषि की नई नई टेक्नोलॉजीज़ हो गई, आय उत्पादकता बढ़ी है, साथ ही आज व्यवसायिक कृषि, ग्रीन कृषि, ठीक है, ग्रीन कृषि देखेंगे, फल उत्पादन जैसे अलग अलग गतिविधियों का विस्तार हुआ और एमएसएमई को भी बढ़ावा मिला है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखना है। ठीक है, प्रशासनिक प्रबंध में जैसे पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण ने क्या किया कि ग्राम सभा के स्वायत्त निर्णय को और बढ़ावा दिया है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों में कारण ग्रामीणों में के स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मिड डे मील, संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से भी ग्रामीण बच्चों को सशक्त और स्वस्थ मानव संसाधन के रूप में विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इन योजनाओं से ये बड़ी जनसंख्या को लाभ मिला है। लेकिन आज भी, अब हम आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट पे। ठीक है, आज भी हम कहेंगे कि आज भी ऐसा देखेंगे कि ये सारी योजनाओं के बावजूद भी देश की बहुत बड़ी आबादी इन प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिससे शहरी और ग्रामीण, ठीक है, रूरल और अर्बनाइजेशन के बीच के जो विकास है ना, उसमें गैप देखा गया। निवासियों की आय में एक बड़ा अंतराल उत्पन्न हुआ है, एक गैप पैदा हुआ है। ठीक है, अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि पंचायती संस्थाएं अभी भी सशक्त नहीं हुई हैं। कृषि सुधार के लिए कृषि से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, उनमें सुधारों में अभी भी कुछ गतिविधियां हैं जो बाधित करती हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। और इसके बाद देखेंगे इसमें ग्राम जीवन में भी हताशा जैसे लक्षणों की प्रमुखता दिखाई देती है, जैसे आत्महत्या, सहकारी संस्थाओं पर अविश्वास। ठीक है, इसके बाद जो खुद के हित जो है वो ज़्यादा प्रबल होते जा रहे हैं। पाश्चात्यकरण संस्कृति की ओर जो बढ़ रहा है, इससे सांस्कृतिक मूल्यों का जो है ह्रास होना देखना शुरू हो गया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, भूमंडलीकरण ने कहीं ना कहीं शहरीकरण की ओर शहरीकरण की ओर पलायन करना शुरू किया। पलायन की पद्धति देखी जा रही है क्योंकि औद्योगिकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सब ने क्या किया कि ग्रामीण संरचना में थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न किया और शहरों की ओर पलायन देखा जा गया है कि जॉब के लिए वो बाहर जाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखते हैं बहुत सारे संरचनात्मक कार्यक्रमों में लक्ष्य उनके में बड़ा असंतोष देखने को मिलता है, और जिसे न्यून और समाप्त किए बगैर ग्रामीण क्षेत्र में विकास की दौड़ से पिछड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, अब जैसे ग्रामीण आधारित कई लघु और कुटीर उद्योगों को बहुराष्ट्रीय निगम जनित प्रतिस्पर्धा ने विनष्ट कर दिया है, और नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक वहाँ की हस्तकरघा जैसी चीज़ें उनको हार्म पहुँचाने की कोशिश की है। वहाँ के लोगों का पलायन शहरों की ओर करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली देखेंगे कि इसका जो एक प्रभाव है, दीर्घकालिक प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव पड़ा, और समावेशी न्याय की प्राप्ति में भी ग्रामीण समुदाय जो है कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। तो ये क्या है, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप शहरी अप्रवासन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में धन का अंतर प्रभाव बढ़ा है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों के संभाव्य प्रयुक्त मानव संसाधनों की कीमत पर संभव हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट बता के और निष्कर्ष में पॉजिटिवली आंसर करते हुए आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसका आंसर राइटिंग आपको पूरा फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कैसा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब एक प्रश्न था अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी में पूछा गया कि वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज़ इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, तो हमें बताना है क्यों बढ़ रही है, क्या कारण हो सकते हैं उनके बीच में आत्महत्या बढ़ने के कारण। ठीक है, तो हमें वो बताना है। इसके बाद यहाँ पर बताना है कि स्पष्ट कीजिए आपको क्या करना है। उसमें बढ़ती संख्या के कारण युवा महिलाओं में आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है ये बताते हुए उसके समाधान बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसका सॉल्यूशन भी बताना है कि क्या इनिशिएट्स लिए गए, कुछ ऐसा है क्या। तो अब सबसे पहले हमें क्या बताना, आत्महत्या क्या होती है।
ठीक है। तो पहला हमारा क्या होना चाहिए, आत्महत्या क्यों होती है, भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, और तीसरा स्पष्ट करना है, मतलब कि हमें समाधान भी बताना है आपको, ये नहीं कि क्यों बढ़ रही, लेकिन हमें सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा ना अपने आंसर राइटिंग में। तो सॉल्यूशन के साथ हमें आंसर को अपने यहाँ पर बताना होगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले बताना है कि किसी को मरने या अपने जीवन को समाप्त करने का कार्य जो है वो आत्महत्या का डेफिनेशन देना है। जब किसी समाज में बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं तो आत्महत्याओं की गणना हर वर्ष हर 10 लाख जनसंख्या पर आत्महत्याओं के अनुपात के अनुसार की जाती है। और ये क्या कहता है, ये आत्महत्या दर देता है, एक तरह से उसका दर बताता है। ठीक है। हमारे समकालीन भारतीय समाज में ज़्यादातर महिलाओं में आत्महत्या उभरती प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। जो एनसीआरबी के अनुसार, मैंने कहा था कि आपको भले ही डाटा याद होना हो, लेकिन कौन सी जो है संस्था आपको इसकी रिपोर्ट देती है वो आपको याद रखना, वो मेंशन करना है। तो एनसीआरबी ने कहती है कि पिछले साल आत्महत्या से मरने वाले लगभग 1.6 लाख लोगों में से ज़्यादातर 45,000 लगभग इतनी महिलाएं थी, फीमेल्स थी। ठीक है। जो 2020 में आप देखेंगे ये आंकड़ा 44,498 लगभग से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। ठीक है। और इसका मतलब लगभग हर 9 मिनट में एक उनमें से आधे से अधिक 23,178 लगभग गृहिणियाँ थी। देखिए अब यहाँ पर इससे डरना नहीं है, आपको ये आंकड़ा नहीं आता कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से बताइए भाई, सिंपल तरीके से समझाइए कि भाई जो है कि आत्महत्या की जो केसेस हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो हाल ही में ऐसे कर सकते हैं कि भारत में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया और इस अवसर पर देश में महिलाओं विशेषकर गृहिणियों के द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो कि एक गंभीर समस्या आ रही है और चिंता का विषय भी है। आत्महत्या जिसमें सबसे अधिक संख्या गृहिणियों की होती है, इस मुद्दे को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालिया वर्षों में इस घटनाओं की संख्या में वृद्धि भी देखने को मिली है और ये बता सकते हैं कि 10 सितंबर को हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 2003 में इसकी शुरुआत WHO के इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रोविजन, ठीक है, प्रिवेंशन के द्वारा की गई थी। इस तरह से डाटा देकर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक ये चीज़ होगी। ठीक है। अब हमें हेडिंग डालनी है क्या डालनी है कि बढ़ती संख्या के कारण, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा था, बढ़ती संख्या के कारण आपकी भारत में युवा महिलाओं में आत्महत्या के कारण क्या है। ठीक है। पहला, पारिवारिक समस्या क्या, 1/3 से ज़्यादा महिलाएं जो है आत्महत्या के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं। पारिवारिक समस्याएं बहुत प्रकार की हैं। ठीक है। उनको किसी काम के लिए विवश करना, उनको प्रताड़ित करना, ठीक है, उनको हर वक्त डिमोरलाइज करना या उनको हर वक्त प्रवोक करना या काम का बोझ ज़्यादा दे देना, तो एक पारिवारिक समस्या इसका कि, या फिर बच्चे करने के लिए भी उनको जो है ज़्यादा प्रेशराइज करना, तो एक पारिवारिक समस्या। बीमारी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कहता है 2015-16 में पाया गया कि मानसिक बीमारियों से पीड़ित लगभग 80% लोगों को 1 वर्ष से अधिक समय तक इलाज नहीं मिला है और मनोरोग संबंधी जो बीमारियां अक्सर छिपी रहती हैं, क्योंकि इसके बारे में हमारे समाज में कोई बात ही नहीं करता और वे अपने साथ एक सामाजिक कलंक लेकर चलते हैं। तो बहुत से कारण, कई सारी ऐसी बीमारियां होती जिसके कारण खुलकर हम बात नहीं कर पाते। यहाँ पर जेंडराइज नहीं है, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में हम इस तरह का पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। विवाह संबंधी मुद्दे कुछ होते हैं। ठीक है। विवाह संबंधी मुद्दे होते हैं तो बहुत बार इसको इस तरह से भी लीजिए कि मान लीजिए किसी की शादी हो गई, ठीक है, तो उसमें भी दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करना या बच्चे करने के लिए उनको प्रताड़ित करना, ठीक है, या महिलाओं के प्रति शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देना, तो वो भी एक मुद्दा है। या विवाह ना होना, उसके लिए भी समाज में उसको प्रताड़ित किया जाता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं विवाह या क्यों ऐसे जीवन बिता रहे हैं। एक महिला अपने अनुसार एक ऐसा चयन कर ही नहीं सकती कि वो विवाह ना करे हमारे समाज में, जब तक बहुत मौत ना हो जाए। तो विवाह के साथ क्या है, दुर्व्यवहार महिला आत्महत्या को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है। बताते हैं जैसे केरल की एक महिला पर अपनी सोने की चेन बेचने का दबाव डाला जा रहा था और उसने इस साल जो है वायनाड में हत्या करने का प्रयास किया। तो उसने क्या किया कि ये एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखेंगे कि उस पर इतना प्रेशराइज किया कि उसने आत्महत्या कर ली। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आत्महत्या, ना केवल ये युवा महिलाओं में आप देखेंगे जैसे पढ़ने का प्रेशर, पेपर में फेल हो गए, ठीक है, परीक्षा में आप असफल हो गए, लो भाई सुसाइड कर लिया। एक केस आया था कि एक लड़की थी, हॉस्टल में पढ़ती थी, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, उसने अपने पेरेंट्स से लैपटॉप की मांग की, उन्होंने मना कर दिया तो उसने सुसाइड कर लिया।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि हम उन चीज़ों को प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि आज ऐसा समय है, कल ये समय बदलेगा। दिन की रात, दिन के बाद जैसे रात के बाद सवेरा होता है, दिन रात के बाद सवेरा होता है, दिन के बाद रात होती है। तो जीवन में भी यही प्रोसेस है। तो हर परिस्थितियों में हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, ठीक है। माता पिता का प्रेशर इतना होता है एग्ज़ाम के टाइम, मान लीजिए यूपीएससी के बच्चे तैयारी करें, बहुत केसेस आते हैं कि वो समाज के कुंठा के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। नहीं भाई, इट्स जस्ट एग्ज़ाम, अगर निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो ठीक है, इसमें इसको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। परीक्षा का तनाव अक्सर आत्महत्या का कारण बनता है। जैसे लेडी श्रीराम का, हाँ मैं ये आपको बता रही थी कि लैपटॉप मांगा उन्होंने, ऐश्वर्या नाम था उन्होंने, तो उसमें पेरेंट्स ने जो है मना कर दिया, नहीं असमर्थ होंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने मना करी, तो उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। साइबर बुलिंग, बदला लेने का अश्लीलता का एक तरीका है। तो साइबर बुलिंग ने भी युवा महिलाओं में बहुत ज़्यादा साइबर अपराध के दौरान आप पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेम प्रसंग, बहुत सी लड़कियां होती हैं कि भाई उनको उनका पार्टनर नहीं मिला तो भाई सुसाइड कर लिया, मतलब ये गलत चीज़ है। नपुंसकता, बांझपन, भारत में बांझपन के लिए हमेशा महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है कि भले ही पुत्र का उसमें सहयोग हो, लेकिन नहीं, महिलाओं को इस चीज़ के लिए प्रताड़ित किया जाता है। दिवालियापन या फिर ऋण ले लेना, यातना ना सहन कर पाने के कारण भी आप देखेंगे इस वर्ष बिहार के कटिहार में भी एक महिला ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ऐसे दिखाई देंगे। वो कब? जब आप न्यूज़पेपर डेली कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज 4 ही प्रश्नों को लेकर आया गया था। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हर प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है, ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। जो मैंने पढ़ा है उसको भी यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा और फिर अपनी आंसर राइटिंग, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसके कुछ कुछ डाटाज को लिख सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। आपको कोई नया डाटा है, कुछ नया आंकड़ा मिलता है तो उसको मेंशन करने की पूरी पहले कोशिश करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सिलेबस निरंतर नज़र में रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। चलिए बाय।